हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनसे ज़रूर जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो। आप जानते हैं हमने साइंस की जो है एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो है 100+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है कर रहे हैं पहले शिफ्ट में। यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो उनकी कलेक्शन है जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है वो अवेलेबल है। आप जो है अगर अभी तक इससे पहले वाला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखिए। उसमें हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया हुआ है और आज हम जो है फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट पूछा गया है रिटार्डेशन का। तो बताइए रिटार्डेशन का एसआई यूनिट जो है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, रिटार्डेशन का एसआई यूनिट। मैं आंसर बताऊं इससे पहले जो है आप आंसर जो है वो गेस करेंगे। तो रिटार्डेशन का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे रिटार्डेशन का एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन। नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें चूज करना है इस स्टेटमेंट के रिलेटेड। क्या बोला गया क्वेश्चन में? जब एक बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उस मोशन को क्या कहते हैं? सबसे पहले ऐसी मोशन को हम जानते हैं, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं और ऑप्शन ए में बोला गया है इट्स मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। बट आगे अब देखेंगे अगर आपने इसी को मार्क कर लिया तो आपका आंसर गलत होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ लेना। क्यों आपको ऑप्शन बी भी पढ़ना है एक बार कि यूनिफॉर्म मोशन में जो होती है वो एक्सेलरेशन 0 होती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बोथ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे फिर आप आंसर देंगे। तो इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो ट्रेवल करता है, ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं और यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत इजी क्वेश्चन है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्स मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइजेस्ट ऑफ अ बॉडी। तो बताइए जो फोर्स होती है वो क्या मेजर करती है? इट मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइजेस्ट ऑफ अ बॉडी। तो आप जानते हैं, आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता है। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स क्या मेजर करेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मेजर करेगी। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स इज। तो बताइए सीजीएस यूनिट जो है वो फोर्स का वो क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ताकि आप जो है कमेंट करें और कमेंट में आपकी इंगेजमेंट पता चले कि आप जो है कितने जो है वो इंटरेस्टेड है वीडियोस में। लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था, एक ही स्टूडेंट ने जो है वो उसका आंसर दिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीजीएस यूनिट जो है फोर्स की वो क्या होती है, यह आप बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन वॉच। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन वॉच। जो वॉच में जो एनर्जी स्टोर है, वॉच में जो स्प्रिंग लगाता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, तो वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या केमिकल एनर्जी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आप देखिए ये पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी, जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन वॉच इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ये आपकी 9th और 10th क्लास की साइंस पे बेस है। ये जो चैप्टर आपका वर्क पावर है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो बताइए नेगेटिव वर्क के केस में जो एंगल होता है बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो कितना होता है? तो आप जानते होंगे नेगेटिव वर्क के केस में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वर्क डन इज नेगेटिव
व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब वो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो कितना होगा इनके बीच में, 180 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करता है ग्राउंड पे, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है क्या वो इंक्रीज होती है, क्या वो डिक्रीज होती है, या वो कांस्टेंट रहती है, या तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब सही देंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जो है आप आंसर गेस करें, ताकि मैं आंसर जो है बताऊं उससे पहले आप जो है खुद एक बार जो है इसे सोचिए क्या होगा। देखो आपने पढ़ता है, आपको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पर ध्यान रखें ये टोटल एनर्जी कहा गया है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, और 48 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख भी रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स काजेज, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, क्या टाइड्स बनती है, या मोशन ऑफ द मून होगी, नन ऑफ दीज होगा, बोथ एंड बी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इट काजेज द टाइड्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मोशन फॉर द सर्कुलर मोशन आल्सो। ठीक है, तो मून को जो है सर्कुलर मोशन के लिए जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करती है। तो इसका सही आंसर जो होगा बोथ ए एंड बी होने वाला है। तो याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इट काजेज टाइड्स आल्सो मोशन ऑफ द मून, मोशन ऑफ द मून के लिए ये रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है उसकी सर्कुलर मोशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपने सही जो है वो दिया होगा। देखिए जितने भी हम वीडियोस लेके आते हैं, हर एक वीडियो में एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, उन्हीं में से ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या ओबे करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, या न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो आप इसका सही आंसर बताइए। इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं तो आप जरूर जो है इसका आंसर सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या ओबे करता है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो इसे याद रखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 50 है, द वैल्यू ऑफ द जी वाज कैलकुलेटेड बाय, जी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इट वाज कैलकुलेटेड बाय। देखो सबसे पहले उस फाइंड आपको ये पता होगा जो जी की वैल्यू जो है ये हम टॉर्शन बैलेंस से हमने जो है वो डिटरमिन की थी, और एक कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट था। तो सिंपली याद रखेंगे वैल्यू ऑफ जी जो है वाज कैलकुलेटेड बाय कैवेंडिश बाय द टॉर्शन एक्सपेरिमेंट, तो टॉर्शन बैलेंस। तो आप जी की जो वैल्यू होती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके जेकेएसएसबी क्लास 4 के एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ था, जहां पर आपको साउंड को डिस्टिंग्विश करना था, वो फ्यूचर पूछा गया था, जो कि मैंने साउंड के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। साउंड की चैप्टर जो है पूरा जनरल साइंस का एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है थ्योरी की, जो कि 1 आवर से भी बड़ी वीडियो है, जिसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विश शार्प साउंड फ्रॉम द ग्रेव और द डल साउंड। तो वो कैरेक्टरिस्टिक बताइए जो साउंड को डिस्टिंग्विश करती है, मतलब शार्प साउंड को ग्रेव साउंड से जो है वो और डल साउंड से जो है डिस्टिंग्विश करती है। तो वो कौन सा फीचर है, वो फीचर है पिच। कौन सा, पिच। तो पिच की मदद से ही जो है आप एक शार्प साउंड को एक डल साउंड से जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन 51 तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूजन होती है, वो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है वो लिए हुए हैं, ताकि आपको हर किसी का आंसर देने में जो है
एक बार आप देख लेंगे तो सही आंसर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, पढ़ेंगे इसे। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस, याद रखेंगे कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड हैविंग द सेम पिच, याद रखेंगे यहाँ पर सेम पिच एंड लाउडनेस कहा गया है, तो हम किसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस, हम टोन के जरिए, ठीक है, तो टोन होगा इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन भी जो है वो आप देख लेंगे, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। We can distinguish between the sounds of the different singers even without having seen them. This is all due to the different quality of or timbre of their sounds. On which factor does the quality of the sound depend? तो बेसिकली क्या पूछा गया है कि क्वालिटी ऑफ द साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए, हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स की वॉइसेस को, उनकी आवाज़ हम पहचान सकते हैं। अगर हम उन्हें देखेंगे भी नहीं, खाली जो है उनकी ऑडियो सुन रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये उनकी आवाज़ है, ये फलां सिंगर की आवाज़ है, या ये जो है किसी और सिंगर की आवाज़ है। ठीक है, तो वो ये जो है डिफरेंट क्वालिटी और जो टिम्बर होता है उनकी साउंड का, ये फैक्टर जो किस पे डिपेंड करता है। वेव लेंथ है, वेव फॉर्म है, वेव की फ्रिक्वेंसी है एंड वेव एम्पलीट्यूड है। तो एक याद रखेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वेव फॉर्म पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप में से हर कोई जो है वो ठीक करेगा। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं, इनमें काफी जो है मिस्टेक होती रहती है, तो अब जो है आप ये से ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ऑटोमोबाइल की, अगर हम बात करते हैं, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है वो किस पे जो है वो वर्क करती है। पहला है ऑप्शन ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ऑप्शन सी बर्नौलीज इक्वेशन, ऑप्शन डी पास्कल लॉ। तो ये किस पे वर्क करती है, पास्कल लॉ। क्या किस पे, जो कि स्टैटिक फ्लूइड पे एप्लीकेबल होता है पास्कल लॉ, जो कि कहता है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा इन स्टैटिक फ्लूइड। तो किस पे होगा, डिपेंड करेगी हाइड्रोलिक ब्रेक्स, पास्कल लॉ पे जो है वो डिपेंड करेगी, इसी पे जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ पर हमारे जो है 54 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप में से हर कोई इसका आंसर जो है वो दे सकता है। वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी, समंदर में अगर जो है स्विम करना होता है वो आसान क्यों होता है, देन इन अ रिवर। ठीक है, तो दरिया में स्विम करना है वो मुश्किल रहता है, और समंदर में स्विम करना जो होता है वो ईजियर रहता है। तो इसके पीछे जो है हमारे पास 4 रीजन दिए गए हैं। पहला जो है सी इज वाइडर देन रिवर, ऑप्शन बी सी इज डीपर देन रिवर, एंड ऑप्शन डी सी है डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ एयर, एंड ऑप्शन डी है सी इज हैविंग हाई वेव्स ऑल द टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर जो है ये आप सही देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जहां पर क्लियरली जो है सिलेबस मेंशन नहीं किया होता है। और आप जानते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है, बट जनरल साइंस लिखा हुआ है। तो ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़रूर जो है आप ट्राई कीजिए। तो इसमें इसका आंसर जो है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे, तभी पता चलेगा कि आप जो है कितने इंटरेस्टेड है वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें भी ज्वाइन कर लिया होगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश का जो है एक टेस्ट जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ जो है वो शेयर की हुई है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम उसके सोल्यूशन लेके आएंगे। टेलीग्राम के लिए नंबर है 9797501952। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।